नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल हाई फाई स्टडी पीडिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10 के हिंदी जो गोधूली पुस्तक है उसके गद्य भाग का अध्याय 1 को लेकर आए हुए हैं, जिसका नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा है और इसके लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। इस पाठ का हम अध्ययन इस वीडियो में करेंगे, तो बिना किसी विलंब के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अध्याय है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वो एक निबंध है। क्या है? निबंध है। तो आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विद्या की रचना है। आपके ऑप्शन में होंगे निबंध, कहानी, कविता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा निबंध और इसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। तो को आप याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद से आपका इस चैप्टर से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर हो जाएंगे, साथ ही साथ आपको सब्जेक्टिव प्रश्न की भी जानकारी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेखक का परिचय जानना है। मैंने आपको बताया कि इस अध्याय के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्हें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कहा जाता है। तो उनके बारे में सबसे पहले जानना है और उसके बाद हम पाठ के साथ जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे, पाठ के साथ जो पॉइंट बनेंगे उन्हें जानेंगे और उसके बाद जो महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन्हें जानेंगे। तो सबसे पहले लेखक का परिचय। तो देखिए, लेखक भीमराव अंबेडकर जो है उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान था मध्य प्रदेश के महू जिले में। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। याद कर लीजिए। इनके प्रेरक व्यक्ति बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले थे। भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहेब के 3 प्रेरक व्यक्ति थे, यानी 3 आदमी के जैसे वो बनना चाहते थे, वो उनके प्रेरक थे। उनमें से पहले का नाम था बुद्ध, दूसरा कबीर और तीसरा ज्योतिबा फूले। इन तीनों को याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ पे मैं आपको अपना नोट्स शेयर कर रहा हूँ और मैं बता दूँ कि इस साल यानी 2020 में मैंने मैट्रिक एग्ज़ाम दिया था, जिसमें बोर्ड एग्ज़ाम में मैंने 92% मार्क्स लाकर सिवान डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना था और मेरा हिंदी का जो मार्क्स था वो था 95। आप समझ सकते हो हिंदी में 95 कोई मामूली बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको अपना नोट्स दे रहा हूँ और यहाँ पे आप इसके मदद से आपके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन देकर नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको यहाँ पे मुख्य पॉइंट्स दे दूंगा जिसके मदद से आपके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। और देखते रहिए। आगे हमें इनकी रचनाओं का अध्ययन करना है। तो इनकी फर्स्ट रचना है द कास्ट इन इंडिया, जिसका हिंदी होता है भारत में जातिवाद, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट इत्यादि इनके रचनाएं हैं। याद कर लीजिए। इनके पिता का नाम रामाजी सकपाल था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको चुनना होगा। तो इनके पिता का नाम था रामाजी सकपाल। मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, इससे हमारा समय भी बच रहा है और पूरे क्लियर हो जाएंगे। यार याद कर लोगे तो आपका एक भी प्रश्न, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, इस अध्याय से नहीं छूटेगा। देखिए, इन्हें बाबा साहेब की उपाधि दी गई है, इसलिए हम इन्हें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं। इनका निधन दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हो गया। याद कर लीजिए, निधन हुआ दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में। कुछ और पॉइंट्स इनसे संबंधित हैं। देखिए, भीमराव अंबेडकर बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से उच्चतर शिक्षा के लिए अमेरिका और इंग्लैंड गए। भीमराव अंबेडकर चूंकि गरीब व्यक्ति थे, उनका जन्म एक छोटे नीच परिवार में हुआ था, तो उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन तब भी एक बड़ौदा नरेश थे, यानी वहाँ के एक राजा थे। उन्होंने भीमराव अंबेडकर के टैलेंट को देखकर प्रोत्साहन राशि दिया, जिसके मदद से वो दूसरे देश यानी अमेरिका और इंग्लैंड तक पढ़ पाए। याद कर लीजिए, उनका नाम था बड़ौदा नरेश, जिन्होंने प्रोत्साहित किया था। दूसरा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के हिंदी रूपांतरण जाति भेद के उच्छेद से लिया गया है। एक बार और, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, आएगा आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के हिंदी रूपांतरण
जाति भेद के उच्छेद से लिया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ कहाँ से लिया गया है, तो उसका आएगा कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से या जाति भेद के उच्छेद से। तो ये कुछ भीमराव अंबेडकर की जीवनी के बारे में कुछ था, उन्होंने क्या क्या किया। अब हम जानेंगे कि आखिर इस पाठ में क्या है। इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, श्रम विभाजन का दूसरा रूप जाति प्रथा है। श्रम विभाजन का दूसरा रूप जाति प्रथा है। आ सकता है आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कि श्रम विभाजन का दूसरा रूप क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जाति प्रथा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा है। बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा है। ये भी याद कर दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर ले तो सबसे बेहतरीन रहेगा। एग्जाम के दिन आप एक बार केवल देख लेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं इसी पाठ का नहीं बल्कि हिंदी के सभी अध्याय, हिंदी ही नहीं सभी सब्जेक्ट के पूरी तैयारी इस चैनल पे आपको कराई जाएगी। यदि आप ऐसे ही अन्य चैप्टर्स के वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। आप सोच भी सकते हैं कि जाति प्रथा जो है हानिकारक प्रथा है। आगे मैं आपको जब सब्जेक्टिव प्रश्न आएगा तो इस पर हम डीलिंग करेंगे कि क्यों जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। मैं आपको बता दूं कि आज जाति के आधार पर लोग लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो ये तो हानिकारक प्रथा होगा ही। साथ ही साथ आज काम का विभाजन जाति के आधार पर किया जा रहा है, यानी जो जिस जात में जन्म लेगा उसके पूर्वज जिस काम को किए होंगे उससे भी वही कार्य करना पड़ रहा है। तो जाति प्रथा जो है टैलेंट के आधार पर नहीं, जाति प्रथा के कारण आज कार्य टैलेंट के आधार पर न बांटकर जाति के आधार पर बांटा जा रहा है। इसलिए जाति प्रथा जो है एक हानिकारक प्रथा है। आगे बढ़ते हैं हम। आदर्श समाज को स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर निर्भर होना चाहिए। यानी आदर्श समाज जो है उसे स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर निर्भर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट, याद करना होगा जी आपको। दूध और पानी के मिश्रण का संबंध भ्रातृत्व या भाईचारे से बताया गया है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि दूध और पानी का मिश्रण किससे बताया गया है, तो भाईचारे से बताया गया है। याद कर लीजिए, आप नोट करते चलिए भाई। सभ्य समाज ने श्रम विभाजन के नाम पर श्रमिकों का विभाजन कर दिया है। आज का जो सभ्य समाज है वो श्रम विभाजन के आधार पर के नाम पर श्रमिकों का ही विभाजन कर दिया है। मैं मानता हूं कि श्रम विभाजन होना चाहिए, लेकिन वो जाति के आधार पर न होकर कार्य कुशलता के आधार पर होना चाहिए, तब हमारा देश विकसित करेगा। जाति के आधार पर श्रम विभाजन नहीं होना चाहिए, लेकिन आज का जो समाज है उसने श्रम विभाजन के नाम पर श्रमिकों का ही विभाजन कर दिया है। यानी यदि आप किसी जाति में जन्म लेते हो तो उस जाति की जो व्यवसायिक पेशा होगा उसे ही आपको फॉलो करना है, लेकिन ये गलत है। रुचि के आधार पर कार्य की बंटवारा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर अंबेडकर बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का संपादन किए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो किस पत्रिका का संपादन किए, तो वो था बहिष्कृत भारत। एक और यहाँ पे पत्रिका है जिसका नाम है मूक नायक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मूक नायक क्या है, तो आपको बताना होगा कि मूक नायक जो है एक पत्रिका है। तो इस प्रकार हमने इस अध्याय से संबंधित कुछ बातें जाना। सबसे पहले हमने लेखक का परिचय देखा, उसके बाद से पाठ के साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था उसे हमने देखा। मुझे विश्वास है कि इतने चीज़ों को देखने के बाद से आपके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर हो गए होंगे और साथ ही साथ आपको कुछ जानकारी भी हो गई होगी। अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए आवश्यक हैं। तो सभी प्रश्नों को हम नहीं देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए आवश्यक हैं यानी महत्वपूर्ण है, उन्हीं प्रश्नों को हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला सब्जेक्टिव प्रश्न है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। एक बात मैं और बता दूं आपको कि इस तरह जैसे मैंने लिखा है वैसे आप अपने एग्जाम में लिखिएगा तो आपको फुल्ली मार्क्स मिलेगा, क्योंकि इसमें इसकी शुद्धता पर विशेष बल दिया गया है। सो आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लें और ऐसे ही याद कर लें, ऐसे ही समझ लें। तो फर्स्ट प्रश्न है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जातिवाद के जो समर्थक हैं, जातिवाद के जो चाहने वाले हैं, पोषक यानी समर्थक हैं, इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। एक बात आप जानते ही हैं कि जाति प्रथा जो है वो खराब प्रथा है, लेकिन इसके समर्थक इसको अच्छा दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं वही हमें बताना है।
तो देखिए आप लिखिएगा उत्तर में, जातिवाद के पोषक अर्थात जातिवाद के समर्थक उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी देखिए एक बार और समझ लीजिए कि जातिवाद के पोषक जो हैं यानी जातिवाद के जो समर्थक हैं इसके पक्ष में तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज जो है यानी आज के जो सभ्य समाज है कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ये तो बात सही है, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, लेकिन श्रम विभाजन जाति के आधार पर न हो, ये मेन पॉइंट है। लेकिन इनका कहना है कि श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। मैं भी कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता हूँ, लेकिन जाति के आधार पर नहीं, बल्कि उनके क्षमता के आधार पर, उनके टैलेंट के आधार पर यदि विभाजन हो तो वो अच्छा होगा। लेकिन इनका कहना है कि श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। लेकिन ये बात गलत है कि जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने आपको ऊपर बताया ही कि कोई भी वस्तु कितनी भी खराब क्यों ना हो उसके चाहने वालों को वो अच्छा ही लगती है। उसी तरह जातिवाद के पोषक को भी जाति प्रथा एक अच्छी प्रथा लगती है, लेकिन ये काफ़ी खराब प्रथा है और इसी का विखंडन हमारे भीमराव अंबेडकर ने इस अध्याय में किया है। मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप जो किताब है उसे एक बार अवश्य रीडिंग दे दीजिए तो अच्छा रहेगा, आपको कुछ अलग से कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, उससे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? आज के समाज में जाति को श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकता है? जैसे मैंने आपको बताया कि आज जाति के आधार पर श्रम विभाजन किया जा रहा है, लेकिन ये अच्छा नहीं है, ये खराब है। टैलेंट के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। तो वही हमें बताना है कि आखिर ये क्यों खराब है, क्यों हम लोग इसे खराब मानते हैं, क्यों भीमराव अंबेडकर ने कहा कि ये खराब है, तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। देखिए उत्तर है, भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है क्योंकि यह व्यक्ति की रुचि और कार्य कुशलता पर आधारित नहीं है। जाहिर सी बात है, यदि कोई कार्य उसके यानी जब जाति के आधार पर निर्धारित किया जाए, जैसे आज हमारे समाज में है कि जो हजाम है उसे केस ही काटना है, उसको जो दूसरा कोई काम नहीं करना है, तो यदि कोई व्यक्ति हजाम है और उसमें केस काटने की टैलेंट नहीं है तो कैसे काटेगा? वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है क्योंकि यह व्यक्ति के रुचि और कार्य कुशलता पर आधारित नहीं है। इसमें व्यक्ति अपने जाति के पारंपरिक पेशे से जुड़ने के लिए बाध्य होता है, भले ही उसे उसमें रुचि हो या नहीं। यानी कहने का अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति को रुचि हो या नहीं किसी काम में, लेकिन उसके जाति में जो काम किया जाता है वो वही करेगा, जिससे उसका विकास नहीं हो पाता है। यानी कहने का अर्थ है कि माता के गर्भ में ही बच्चों का श्रम विभाजन कर दिया जाता है। यानी जब बच्चों का जन्म नहीं हुआ रहता है तभी जाति के आधार पर श्रम विभाजन कर दिया जाता है। उनके टैलेंट को नहीं देखा जाता है, उनके रुचि को नहीं देखा जाता है कि ये कौन काम कर सकता है, और ये काफ़ी खराब प्रथा है। इससे बेरोजगारी भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। सो हमें इसे रोकना होगा, भीमराव अंबेडकर के कहे गए बातों को मानना होगा और जाति प्रथा को जड़ से मिटाना होगा। इसके लिए हमें आगे आना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? मैंने आपको बताया कि जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, तो वही बताना है कैसे। तो मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद से इस परिभाषा को हम देख लेंगे। देखिए, जाति के आधार पर काम का विभाजन किया जा रहा है, जिसके अंदर मीन्स आप अपने पे देखिए, यदि आप नाई हैं और आपको केस काटना नहीं आता है तो आप कैसे केस बाल काट पाएंगे? और यदि मीन्स आपकी जाति का कार्य है बाल काटना, लेकिन आपको बाल काटना नहीं आता है तो आप तो बेरोजगार बन गए जी। आपसे कोई बाल कटवाएगा नहीं तो आप कमाएंगे कैसे? इसलिए जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। सही बात है, आज जाति के आधार पर श्रम विभाजन किया जा रहा है। श्रमिकों के रुचि और कार्य कुशलता का ख्याल इसमें नहीं रखा जाता है। श्रमिक में कार्य कुशलता न हो अथवा कार्य के प्रति अरुचि हो, यानी उसके कार्य करने का ढंग अच्छा ना हो, तो वह अपने काम को मन लगाकर नहीं कर पाता है। जाहिर सी बात है, यदि आपको बाल काटना नहीं आएगा और आपकी जाति का कार्य है बाल काटना, तो आप कैसे बाल काट पाइएगा? आप मन लगा के कैसे कार्य कर पाइएगा? मन नहीं लगता है, जिससे उसकी विकास रुक जाती है और वह धीरे धीरे बेरोजगार बन जाता है। अतः जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो इस प्रकार
सबसे पहले इस अध्याय में हमने इस अध्याय से संबंधित जो कुछ मुख्य पॉइंट्स थे उसे देखा, जिसके माध्यम से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर हो गए। बाद में हमने इस अध्याय के जो महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसे देखा, यानी जो 2021 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं उन प्रश्नों को देखा। और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद से आपका इस अध्याय का जितना भी डाउट होगा सभी डाउट क्लियर हो गया होगा और आपका इस अध्याय से आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप ऐसे ही हिंदी के जो सीरीज आ रहा है उसे फॉलो करते चलिए। आप मानिए आप भी 95 प्लस हिंदी में स्कोर करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है 95 प्लस लाना, बस आपको शुद्धता पर ध्यान देनी होगी और जो मैं बताऊं वो करना होगा, तो आप भी हिंदी में 95% 95 नंबर ला सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो हम समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, प्यारे प्यारे दोस्तों और एवं क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और ऐसे और साथ ही साथ यार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।